यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर और आज के मेरे आइडिया एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं विकास मनहास जी से। तो आपको बता दें, ये सबसे पहले एक ट्रैवलर हैं और ट्रैवलर किस तरह से जो भी हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिए, उनके ये घर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो उससे पहले हम इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कैसे इनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया। सर, वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक यू पूजा, आपने एक मुझे अपॉर्चुनिटी दी जी आज मिलने का और जी शहीदों के बारे में आप सबसे जी। बात करने जैसे कि आज करगिल विजय दिवस है, तो उस पे आज हम स्पेशल आपसे बातचीत करेंगे कि कैसे आप में कॉन्सेप्ट कैसे आया, आपने कैसे सोचा कि मैं उनके घर जाऊं। मैक्सिमम आप हर एक के घर जाते हैं जिन्होंने भी हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है। सबसे पहले तो एक मैं हर एक के घर ना तो जा पाया हूँ ना जा पाऊँगा। कोशिश करते हैं जितनों के घर जा पाएँ। तो चलो अब ये सफ़र शुरू कैसे हुआ। जी आज से लगभग कोई 20-22 साल पुरानी बात है। मैं भद्रवा जा रखा था, जो मेरा होम टाउन है। तब वहाँ पे मिलिटेंसी थी, बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी। तो जिस दिन मैं वहाँ गया उस दिन एक तो एनकाउंटर में हमारे 7 जवान शहीद हो गए। और ये उन दिनों की बात है जब एक सोल्जर का जो पार्थिव शरीर है वो घर नहीं आता था। ये बड़े कम लोगों को पता है, ये कारगिल के बाद ही आने शुरू हुए हैं। तो अकॉर्डिंगली जो वो 7 जवान मारे गए थे, अब उनका अंतिम संस्कार भी भद्रवा में ही होना था। तो जिन लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया उसमें गाँव के लोग भी शामिल थे, तो मुझे भी उसमें शामिल होने का मौका मिला। तब आप क्या करते थे? तब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैं GGM साइंस कॉलेज में था। तो जब उनका वो संस्कार हो रहा था तो मुझे ये लगा कि इन सबके परिवार के लोग भी थे जो यहाँ तक नहीं आ पाए, हम इनके शव भी घर तक लेके नहीं जा पाए। तो मुझे ये लगा कि मुझे इनके घर जाना चाहिए और इनके घर वालों को बताना चाहिए कि अंतिम संस्कार कैसे हुआ था, क्या था, वो सब कुछ था। तो वहाँ से ये पहली बार हुआ। जैसे वो कुछ देख नहीं पाते थे, उन तक वो पार्थिव शरीर पहुँच नहीं पाता था, आप उन तक वो बात पहुँचाते थे कि किस तरह से क्या क्या। नहीं, वो मेरे मन में था कि मैं करूँगा। लेकिन जब मैं जम्मू आया तो मुझे ना उन 7 जन के ना तो नाम मिले, ना तो मुझे एड्रेस मिला, ना तो मुझे कुछ मिला। तब गूगल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और बात कब की है? ये 95-96 की बात है। तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। अखबार में बस यही आया था 7 किल्ड, ये वो, और कुछ भी नहीं था। तो पर ये मेरे मन में ना वो बात खाई जा रही थी कि ऐसा कुछ हुआ है और मैं उनके घर जाना चाहता हूँ। उसके लगभग 2 साल के बाद कारगिल वार होता है। तो मेरे घर के पास ही मिश्रे वाला, जो मैं जम्मू का मैं रहने वाला हूँ, तो वहाँ से एक जवान है जो शहीद होता है। तो वो भी मैंने जब अखबार में पढ़ा कि मिश्री वाला गांव का ही एक जवान शहीद हुआ है, तो कारगिल युद्ध के बाद मैं पहली बार उनके घर गया था। ये मैं नाम ले रहा हूँ ब्रिगेडियर उदयमान सिंह। तो वो पहला परिवार था जिनके मैं घर गया था। क्यों गया था? क्योंकि मैंने वो 7 सोल्जर्स की डेड बॉडीज देखी थी। तो मैं उनके घर जाना चाहता था, उनके घर तक तो मैं जा नहीं पाया, तो मैं इनके घर गया था। तो तब मैंने भी ये नहीं सोचा था कि ये सफ़र इतना बड़ा होगा, मैं इन सब के घर जाना शुरू करूँगा। फिर मैं उदयमान सिंह के घर गया, फिर मैं किसी और के घर गया। तो करते अब लगभग आज ही के दिन हम अगर कारगिल के 19 साल मना रहे हैं, तो लगभग 19 साल हो गए मुझे शहीद परिवारों से मिलते हुए, उनके पास जाते हुए। तो सफ़र की शुरुआत ये थी। कारगिल विजय दिवस की बात की जाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, चलो अगर मैं थोड़ा सा कारगिल का ही आपको एक ब्रीफ वो दे देता हूँ। आज से लगभग 19 साल पहले ये लड़ाई कारगिल की चोटियों पे लड़ी गई थी और दुनिया की एक बहुत मुश्किल लड़ाई थी। वो जो भी हमारे दुश्मन थे वो सारे बर्फीली पहाड़ों की चोटियों पे बैठे थे। हमें नीचे से ऊपर चढ़ना है और उनको वहाँ से खदेड़ना है, जो कि बहुत मुश्किल था। आमने सामने की लड़ाई में 1:4 की रेशो होती है। जो डिफेंड कर रहा होता है उनका, अगर एक सोल्जर मारने के लिए हमें 4 जवान मारने पड़ते हैं। लड़ाई का मेन कारण कश्मीर देखो, कश्मीर मैं नहीं मानूंगा कि कश्मीर था। ये बस पाकिस्तान का एक वो, आप उसे अहंकार कहो, आप पाकिस्तान का एक बदनसीबी कहो, जो भी आप पाकिस्तान का कहो, उन्हें बस हिंदुस्तान को एंगेज करना है। उन्हें बस एक मौका चाहिए भारत से लड़ने का, उन्हें बस वो सब कुछ करना था। कश्मीर तो जस्ट एक माध्यम है लड़ने के लिए। तो बस उन्होंने आके, जो उनके उस टाइम के आर्मी चीफ थे, उनको ये लगा कि हम ये कारगिल की चोटियाँ अगर ऑक्युपाई कर लेंगे तो भारत इनको खाली तो करवा नहीं पाएगा, तो ये फिर डिस्प्यूटेड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। लेकिन भारत की सेना ने वो 3-4 महीने वहाँ पे अपनी जान की कुर्बानियाँ दे के वो चोटियाँ खाली कराई और आज ही के दिन 19 साल पहले वो लड़ाई खत्म हुई। कितने दिनों तक ये वॉर था? ये लगभग 3 महीने लड़ाई चली है। हाँ, मई, जून, जुलाई तक ये एक्टिव लड़ाई चली है।
50 से ज़्यादा हमारी आर्मी यूनिट्स थी जो उसमें रेगुलरली लड़ी थी, और ऑफिशियली जो गवर्नमेंट का फिगर है हमारे 527 जवान और अफसर इसमें शहीद हुए हैं, 1400 के करीब जख्मी हुए हैं, और पाकिस्तान का कहा जाता है कि 1500 के आसपास उनके जवान भी इसमें मारे गए थे। तो लड़ाई का इन नक्शल यही है। तो अगर मैं इसमें, जैसे कि हम जम्मू से ही हैं, आज हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, तो आज हम सब बड़े बड़े हीरोज़ को याद कर रहे हैं, लेकिन हम जम्मू के लोग जो हमारे अपने जम्मू के हीरोज़ हैं ना, हम उन्हें याद नहीं कर रहे हैं। हम सबको शायद उनके बारे में पता भी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सब देखने वालों को कुछ जम्मू के लोगों के बारे में मैं 2-3 नाम आपको बताऊंगा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कारगिल की जो लड़ाई में जो सबसे बड़ी एक लड़ाई थी वो टाइगर हिल्स की लड़ाई थी। सबसे बड़ी जो लड़ाई थी वो टाइगर हिल्स की थी। टाइगर हिल्स की जो आखिरी चोटी की जो लड़ाई थी, वो जिन्होंने लीड की थी वो जम्मू से थे। उनका नाम शायद ही कोई जानता होगा। मैं हवलदार मदन लाल जी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कारगिल की चोटी पे वो 7 लोगों की वो जो टुकड़ी लेके ऊपर गए थे, जिन्होंने वहाँ पे वो लड़ाई लड़ी थी जब उन्होंने वो टाइगर हिल्स जीती थी। उसमें और भी 2-3 लोग जैसे ग्रेनेडियर उदयमान सिंह, ये लोग, ये सारे जम्मू से ही थे। और उसी लड़ाई में जो आज भारत के जो हीरो हैं, जो परमवीर चक्रधारी हैं, जोगिंदर सिंह यादव, वो भी उसी लड़ाई में हैं। लेकिन अगर मैं उस आदमी की बात करूं जिसने वो अटैक प्लान किया, जिसने उस अटैक को एग्जीक्यूट किया, जिसने भारत को वो जीत दिलवाई, वो जम्मू से ही थे। हवलदार मदन लाल जी हैं जो बनतलाब से हैं। तो जम्मू के मैं सब लोगों से एक तो गुजारिश ही कर सकता हूँ, कभी हो सके तो उनके घर जाकर उन्हें भी श्रद्धांजलि दीजिएगा। हमारे जो जितने भी शहीद हुए हैं, जिन्होंने भी हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हम सिर्फ एक ही दिन मनाते हैं। जैसे कोई विजय दिवस है, आज इस रूप में हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, या कोई भी दिवस आ जाता है हम उस रूप में करते हैं। क्या हमें ये हर दिन ही उन्हें याद रखना चाहिए? क्या एक ही दिन हम उन्हें याद करते हैं? ये कहाँ तक सही रहता है? मैं इसमें देखो एक चीज़ कहूँगा, हर दिन याद रखना किसी के लिए संभव नहीं। मैं ये चीज़ खुद ही कह दूँगा। देखो, मैं इस चीज़ को ऐसे कहूँगा कि जो भी एक नागरिक है वो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है, बट एक देशभक्ति का जो दायित्व है वो सिर्फ सैनिक का ही क्यों। जैसे अभी इनकम टैक्स भरने की बारी आ रही है, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, सैनिक एक अपनी जान भी दे देता है, लेकिन हम बाकी के लोग इनकम टैक्स भी नहीं दे पाते, हम टैक्स भी पूरा फाइल नहीं कर पाते। तो मैं यही कहूँगा, आप देशभक्तों को अपने मन में रखो, और जो ये कुछ दिवस आते हैं तब उनको याद करो, लेकिन जो देशभक्ति की भावना उनमें है ना, वो देशभक्ति की भावना हम सबको भी ना पूरे साल रखनी चाहिए। वही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि इन शहीदों के लिए हो जाएगी। एज ए ट्रैवलर अगर बात की जाए, आप शहीदों के घर जाते हैं, उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है, ये जानना चाहेंगे? एक्सपीरियंस बड़ा एक मिला जुला रहता है। अब तो मैं कहूँगा कि अब 18-19 सालों से मैं उन सबसे मिल रहा हूँ। अब तो मैं कई परिवारों का, तो मैं कितनों से मिले होंगे आज तक? मैंने गिने नहीं है, बट मैं कहूँ तो कई सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। मतलब कि मैं किसी भी शहर में जाता हूँ, कैसा एक्सपीरियंस? हर एक का एक अपना ही एक्सपीरियंस होता है। कहीं पे मैं किसी माँ से मिल पाता हूँ, कहीं पे मैं पिता से मिल पाता हूँ, कहीं पे मैं बच्चों से मिलता हूँ। कुछ तो ऐसे बच्चों से भी मिलता हूँ जिन्होंने अपने पिता को देखा ही नहीं होता। कई बार मैं किसी भाई से मिलता हूँ, कई बार मैं किसी बहन से मिलता हूँ, मैं कई बार मैं पत्नी से मिलता हूँ। तो हर एक का एक अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है। तो जब आप उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, आपको कैसा लगता है और उन्हें कैसा लगता है कि आप उनके पास जाते हैं मिलने के लिए? हाँ, ये कई बार सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि जब आप घर आए हो हमें लगता है कि वो घर आया हुआ है। तो वो एक मेरे लिए बड़ा, चाहे वो सिर्फ मेरा मन रखने के लिए ही बोलते हों या मुझे खुश रखने के लिए ही बोलते हों, बट ऐसा लगता है कि मैं पल दो पल इनको थोड़ी खुशियाँ देने की मैं कोशिश करता हूँ। और एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगा, मैं जब भी उनके घर जाता हूँ तो मैं सिर्फ फौज की बातें नहीं करूँगा, मैं वहाँ जाके हम फिल्मों की बातें भी करेंगे, हम हंसी मजाक की बातें भी। बहुत ही अच्छे, मेरा बुरा एक्सपीरियंस कोई भी नहीं रहा हुआ, मेरे सारे एक्सपीरियंस अच्छे रहे। कुछ एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए जो बहुत खूबसूरत रहा होगा आपके लिए। बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, अब मैं कौन सा एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं? ज़्यादा यादगार रहा होगा आपके लिए? हाँ, चलो मैं एक अपना बड़ा पुराना ही एक एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं हैदराबाद गया हुआ था। हैदराबाद से मेजर पद्मा पानियाचार्य थे जो शहीद हुए थे। मैं पहले मेजर पद्मा पानियाचार्य के बारे में थोड़ा सा आपसे बताना चाहूँगा। तो जब मैंने मेजर पद्मा पानियाचार्य जो लड़ाई में थे, वो टोलोलिंग की लड़ाई में लड़े हैं, उस पर शहीद हुए हैं और एक सुसाइडल मिशन में शहीद हुए हैं। तो उन्हें पता था कि वो इस लड़ाई में वापस नहीं आएंगे, फिर भी वो उस लड़ाई में गए थे। तो उन्होंने अपने पिता जो विंग कमांडर आचार्य को एक लेटर लिखा था। उस लेटर की लास्ट लाइन है जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा
कि टेल ए स्टोरी ऑफ महाभारता एवरी डे टू चारू सो दैट योर ग्रैंड चाइल्ड विल इम्बाइब ऑल दोज गुड क्वालिटीज़। चारू उनकी पत्नी का नाम है, जो उस वक्त उनकी बेटी को मतलब कि शी वॉज कैरिंग शी वॉज प्रेगनेंट, तो वो अपने पिता को ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप हर दिन उसको एक महाभारत की कहानी सुनाइएगा, सो दैट जो भी आपका आगे होगा पोता या पोती होगी उसमें भी वो अच्छी क्वालिटीज़ आएंगी। तो उसके लगभग 3-4 महीने के बाद, उनकी शहादत के बाद, उनके घर में बेटी पैदा हुई थी। तो जब मैंने उनकी वो बेटी का फोटोग्राफ एक मैगजीन में देखा तो मैं हैदराबाद उनके घर गया था। तो जब मैं उनके घर गया, अभी आपने पूछा कि कैसे हुआ, तो घर में कोई भी नहीं था, उनके घर के परिवार का कोई भी नहीं था। तो उनके घर में एक उनकी हेल्पर थी जो घर पे थी। तो उनको, अब मैं दुबला पतला सा हूँ, मेरे भी बाल कम थे, तो उनको ये लगा कि मैं उनकी फ़ौज की किसी यूनिट से ही आया हूँ। तो उन्होंने मुझे वैसे करके घर के अंदर ले लिया, मुझे बिठा लिया, उन्होंने मुझे चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ करवा लिया। तो वो यही सोच रही हैं कि मैं फ़ौज से ही हूँ। फिर जब मैंने उन्हें कहा कि नहीं नहीं मैं फ़ौज से तो नहीं हूँ, मैं बस अपराजिता से मिलने आया हूँ, तो उन्होंने फ़ोन करके उनको बुलाया। जब वो लोग आए तो अपराजिता तब बड़ी छोटी सी थी, 1 साल की थी। अब मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेरे पास आए, अब वो नहीं आ रही। तो मेरे पास एक चॉकलेट्स का डब्बा था जो मैं उसके लिए लेके गया था, वो जो कैडबरी का वो जो फैमिली पैक आता। तो मैंने उनके दादाजी से पूछा कि ये चॉकलेट का डब्बा मैं इसको दे दूँ? उन्होंने कहा हाँ दे दीजिए। जब मैंने वो दिया तो उस बच्ची ने ना वो सारे पैकेट खोल दिए और वो एक एक बाइट लेके ऐसे यहाँ फेंक रही है, वो फेंक रही है। वो करते करते ना हम दोस्त बन गए, वो मेरी गोद में आ गई। फिर मैं उसको घर से बाहर भी लेके गया। अब मैं उसके साथ अपनी एक फ़ोटोग्राफ चाहता था, पर ना मेरे पास कैमरा था ना कुछ था। तो फिर एक फ़ोटो स्टूडियो में मैं गया हूँ, जहाँ पे मैंने उस लड़की के साथ एक वो फ़ोटोग्राफ किया हुआ है। वो 1 साल की बेटी मेरी गोद में बैठी हुई है। और अभी 2 साल पहले मैं फिर हैदराबाद गया, तो अभी वो लड़की 19 साल की है। तो फिर मैंने दोबारा बिल्कुल फिर मैंने दोबारा एक फ़ोटोग्राफ उसके साथ लिया। तो फिर मैंने वो दोनों फोटोग्राफ्स मिक्स किए हैं। और एक और चीज़ मैं कहूँगा, अभी लगभग 2 हफ्ते पहले उसी लड़की ने अपने पिता के ऊपर एक बुक लिखी है, ओवर बबलू। अपने पिता को, जिसको उसने कभी देखा नहीं है, जिनको उसने सिर्फ बाकी लोगों से ही सुना है। तो मैं आपके दर्शकों को ये भी कहूँगा, अगर हो सके तो उस पुस्तिका को पढ़ें, एक लड़की की श्रद्धांजलि अपने पिता को लेके देखें। तो वो एक्सपीरियंसेस इतने मेरे अच्छे हैं, इतने भावुक हैं, ये अगर कोई समझे तो बहुत अच्छे, नहीं समझे तो मिलते हैं आपको कितनी खुशी होती है? मुझे बहुत खुशी होती है। मैं सच बात कहूँ तो मुझे कभी भी ये नहीं लगता कि मैं उनके लिए वहाँ जाता हूँ। शायद मुझे बहुत अच्छी शांति वहाँ जाके मिलती है, शायद मुझे लगता कि मैंने कुछ किया, शायद मुझे लगता कि मैं कुछ पल उनके साथ रहा। और अब ड्यू टू सोशल मीडिया एक कांटेक्ट रखना बहुत इजी है। पहले कांटेक्ट रखना बहुत मुश्किल था, जैसे 2001-2 में तो जम्मू में मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे, लैंडलाइन भी नहीं थी, एसटीडीज़ भी नहीं थी। आज की डेट पे चलो व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, ये हैं, तो वो सब रखना एक बहुत ईजी है। जैसे सुबह अगर आप एक गुड मॉर्निंग भी लिख लो तो वो सभी को एक साथ ही चला जाता है। तो अभी आपके माध्यम से शायद ये वाला वीडियो भी वो सभी जन देखेंगे। तो अभी सोशल मीडिया ने ये सारा बहुत आसान कर दिया, सारा बहुत अच्छा कर दिया। आज के दिन की बात की जाए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं बस एक ही मैसेज दूंगा, मैं सभी को ये कहूँगा कि जो एक जवान देश के लिए लड़ता है ना, शहीद होता है, वो अपने परिवार के लिए नहीं लड़ता, वो हम सब के लिए लड़ता है। तो अगर हमारे शहर में, जैसे मुझे बड़े सारे लोग बोलते हैं हम भी ये करना चाहते हैं, हम भी वो करना चाहते हैं, तो मैं सबको ना बस एक ही चीज़ कहूँगा कि आपके शहर में, आपके समाज में, आपकी लोकेलिटी में अगर कोई भी शहीद परिवार है ना, उनसे मिलते रहो, उनके पास जाते रहो, उनको ये एहसास कराओ कि आपके बेटे ने मेरे लिए जान दी है और मैं उसका कर्जदार हूँ। और दूसरी एक और चीज़ मैं आपके माध्यम से कहूँगा, मैं सिर्फ 2 मिनट दूंगा ये चीज़ ख़त्म करने के लिए। जब भी एक जवान घर छुट्टी पे आता है ना, उसे नॉर्मली 1 साल में सिर्फ 1 महीना छुट्टी मिलती है, और 1 महीना छुट्टी मीन्स 30 दिन। जब वो घर आता है तो वो 1 साल के बाद अगर घर आया तो घर के बड़े सारे काम होते हैं जो उसको करने होते हैं। तो वो कभी बैंक की लाइन में लगता है, कभी वो तहसीलदार की बैंक लाइन में लगता है, कभी वो आधार कार्ड की लाइन में लगता है, कभी वो स्कूल के बच्चे की एडमिशन की लाइन में लगता है। तो उसका सारा टाइम उन लाइनों में चला जाता है। फिर 1 साल में कुछ लोग पैदा हुए होते हैं, उसको वहाँ जाना होता है, कुछ लोग गुजर गए होते हैं, उसको वहाँ जाना होता है, कुछ लोगों की शादियाँ हुई होती हैं, उसके पास टाइम, फैमिली के साथ टाइम बिल्कुल स्पेंड करने को नहीं मिलता। अगर आपको कोई भी जवान लाइन में मिले, कृपया उसको सबसे पहले आने दो, उसको जाने दो, वो आपको नहीं कहेगा। और अगर आप अधिकारी हैं कि आपके पास कोई जवान आया हुआ है अपनी कोई फाइल लेके, अपना कोई कुछ करके, अगर उसमें थोड़ा बहुत कमी पेशी भी है ना, तो उसका कार्य ख़त्म कर दो।
कि वो अपने फैमिली के साथ जी, टाइम जी। स्पेंड करे। और अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और अगर कोई जवान या फैमिली वहाँ पे आती है, अगर उन्हें वहाँ जगह नहीं मिलती, टिकट नहीं मिलती, तो आप अपनी टिकट उन्हें दे दीजिए। शायद ये उसका यही हफ्ता उसकी फैमिली के साथ हो सकता है वो दोबारा कभी अपनी फैमिली के पास ना आ पाए, आप कल भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ जा सकते हो। तो ये एक मैसेज मैं पूरे समाज को देना चाहता हूँ कि एक सोल्जर को लाइन में लगने मत दो, एक सोल्जर को दफ्तर में बार बार आने मत दो, उसके पास छुट्टी बहुत कम है। और अगर कभी वो कोई फिल्म देखने आए या कहीं रेस्टोरेंट में आए, अगर जगह नहीं है तो आप उसे जगह दे दो, आप कल भी दोबारा अपने परिवार के साथ आ सकते हो, शायद वो ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे लोगों के साथ जुड़ने का मौका दिया। मैं आशा करूँगा कि लोग सुन के इस पर कुछ अच्छे से कार्य करें। ये थे हमारे साथ विकास मनहास जी, काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया। अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एम बाइट्स। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ, नमस्कार।